हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग वेव के अगले अध्याय में पहुँचते हैं और बात करते हैं हम लोग यांत्रिक तरंगों के प्रकार के बारे में। पिछली वीडियो में हमने तरंगों के प्रकार और किन किन आधारों पर तरंगों को बांटा गया है उनके बारे में हमने जिक्र किया था। उसमें एक तरंग आया था जिसका नाम था यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग वह तरंग होता है जो किसी माध्यम, भौतिक माध्यम में जब हम विक्षोभ, डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं या विक्षोभ डालते हैं तो उस प्रकार का जो तरंग होता है वो कहलाता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग जो होता है इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फिजिकल मीडियम में उत्पन्न हो रहा है। तो फिजिकल मीडियम में हम दो तरह से यांत्रिक तरंग को उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग। इनके बारे में आज थोड़ा सा जिक्र करना है और इससे समझना है, ठीक है। और हमें पता है कि जो यांत्रिक तरंग होता है इसको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग को गमन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम एक भौतिक माध्यम लेते हैं और उस भौतिक माध्यम के अंदर जब हम एक कोई विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हम इस मार्कर के अंदर एक डिस्टरबेंस उत्पन्न कर दे रहे हैं, इस क्रम में क्या होता है कि जो वेव्स है वो वेव इसके एक छोर से दूसरे छोर तक स्थानांतरित हो जाता है बिना ही इस भौतिक माध्यम में किसी प्रकार के परिवर्तन के, बिना किसी चेंज के। इस फिजिकल मीडियम में बिना किसी चेंज के हम वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भौतिक माध्यम के आधार पर या फिर हम कह सकते हैं कि जो यांत्रिक तरंगें होती है वो दो प्रकार की होती है। एक अनुप्रस्थ तरंग होता है और दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो यांत्रिक तरंगें हैं उसको संचरण के लिए माध्यम जो होता है, जो मीडियम, इसको माध्यम को अंग्रेजी में मीडियम कहते हैं। मीडियम, जो मैकेनिकल वेव्स है वो बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं करेगा। तो जो यांत्रिक तरंगें हैं उसको गमन करने के लिए, उसको संचरण करने के लिए या फिर कह सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए माध्यम के दो गुणों पर निर्भर करता है। जो मीडियम है उसके दो प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है। पहली प्रॉपर्टीज होती है इनर्शिया ऑफ दैट मीडियम, जड़त्व, कह सकते हैं माध्यम का जड़त्व, और दूसरा माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम या इनर्शिया ऑफ मीडियम। इसको समझते हैं। माध्यम की प्रत्यास्थता का अर्थ होता है, जो इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है इसका अर्थ होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है, या फिर जो इलास्टिसिटी होता है इसका मतलब होता है कि जब हम इसमें प्रेशर लगाएं, जब इसको हम फोर्स अप्लाई करें, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ पॉइंट तक इसमें डिफॉर्मेशन हो, लेकिन जैसे ही हम फोर्स, अप्लाइड फोर्स को हटा दें, जो हम बल आरोपित कर रहे हैं इसके ऊपर, उस बल को अगर हम हटा दें तो वापस से ये अपने शेप को रीगेन कर सके। इस गुण को कहते हैं प्रत्यास्थता। क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक दृढ़ वस्तु होता है और एक प्रत्यास्थ वस्तु होता है ना। तो प्रत्यास्थता मतलब जब हम इस पर बल लगाते हैं तो बल लगाने से इसमें कुछ बदलाव होता है और जैसे ही हम बल हटाते हैं वापस से वह अपनी स्थिति प्राप्त कर लेता है, स्थिति जो इस पोजीशन है उसको गेन कर लेता है। इस जो गुण है इस प्रकार का, उसको प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रत्यास्थता होनी चाहिए। दूसरा जो आता है आपका, माध्यम का जड़त्व होना चाहिए, मतलब इनर्शिया होना चाहिए मीडियम में। इनर्शिया का मतलब होता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही रहने का कोशिश करता है। थोड़ा आवाज फंस गया है और क्लियर वॉइस जा रहा होगा मेरे ख्याल से। तो जो जड़त्व होता है, जड़त्व का अर्थ ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बिना किसी अप्लाइड फोर्स के उसमें किसी तरह का कोई चेंज ना है। जब हम कहते हैं इस मार्कर को देखते हैं तो क्या है, ये अभी इनर्शिया में है, जड़त्व में है, लेकिन जैसे हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं ये मोशन में आ जाता है। तो जिस स्थिति में, या फिर ये मोशन में है तो मतलब ये जड़त्व में है। कौन सा जड़त्व है? तो गति जड़त्व है। तो गति जड़त्व भी होता है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं जब तक इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक बल आरोपित नहीं करेंगे, तब तक ये रुकेगा नहीं। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वेव को ट्रांसमिट करना है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वेव को
संचारित करना है उसके अंदर दो गुण होने चाहिए, एक तो प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, दूसरा जड़त्व का गुण आना चाहिए। मतलब दोनों चीजें होनी ही चाहिए। ये यांत्रिक गुण का एक क्या कहते हैं निर्भर करता, मतलब डिपेंडेंट ही है कह सकते हैं इस दोनों पॉइंट पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो यांत्रिक तरंगें जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है जिसको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, और एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब ये सबसे पहले समझते हैं अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। कि मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने विक्षोभ उत्पन्न कर दिया, कोई मीडियम है, तो देखते हैं कि क्या होता है कि इस मीडियम में जब हम विक्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स ऊपर उठते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर नीचे जाते हैं। इसका बेहतर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जब पानी में हम कोई कंकड़ फेंकते हैं, तो जब कंकड़ फेंकते हैं तो जो एनर्जी है उसका ट्रांसमिशन होता है। तो किस प्रकार होता है, जहां पर हमने फेंका उसको हम मान लेते हैं सेंटर है वो, ठीक है, और सेंटर से क्या होता है, वेव जो है इस तरह से अप देन डाउन, अप एंड डाउन। तो इस प्रकार का जो वेव होता है वो कहलाता है आपका ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब यहां पर टेक्निकली इसको कैसे समझा जा सकता है, इसको देखिए। तो जैसे कहता है कि वे तरंगे जिसमें माध्यम में कण तरंग, जो माध्यम में कण है, जो पार्टिकल्स है, तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। जो देखेंगे पानी में जो वेव होता है तो क्या होता है कि जो वेव है उसका वेव का जो डायरेक्शन है, उस वेव का डायरेक्शन इधर होता है, लेकिन जो पानी होता है उसका वेव कहां जा रहा होता है, ऊपर था। पानी का पार्टिकल्स ऊपर की ओर चढ़ता है। मतलब जो वेव के संचरण की दिशा है, मतलब जो तरंग के संचरण की दिशा है, उसके लंबवत जो है उस पार्टिकल में डिस्टरबेंस होना चाहिए। क्या कह रहा है कि वे तरंगे जिसमें माध्यम में कण तरंग संचरण, जो वेव ट्रांसमिशन, वेव मिशन ठीक है, वेव ट्रांसमिशन की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर कंपन कर रहा हो, मतलब ऊपर नीचे दोलन कर रहा हो, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। और ये जो तरंग है वो श्रृंग और गर्त, ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ के रूप में गमन करती है। क्या कहता है, ये तरंगे जो है वो श्रृंग, जिसको अंग्रेजी में क्रेस्ट कहते हैं, तथा गर्त, जिसको कि ट्रफ कहते हैं, के रूप में आगे की ओर बढ़ती है। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक हमने पैरेलल, एक वर्टिकल लाइन बनाया है, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है, रेड कलर का है, और इसमें देखेंगे कि एक वेव है जो कि अप्स एंड डाउन्स में चल रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं तो निर्देशांक ज्यामिति में देखते हैं कि इस तरह का एक प्लस होता है जो कि कहता है किसी प्लेन को 4 बराबर भाग में काटता है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ये सेकेंड है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अगर हम इस वाले पार्ट को लें, इस वाले पार्ट को लें तो वाई एक्सिस सही है, वाई और वाई डैश एक्सिस है, और ये एक्स और एक्स डैश एक्सिस है। और जो पॉइंट है यहां पर, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट इसका ओरिजिन है। तो यहां पर देखते हैं ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में आते हैं तो जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो ऊपर जाते हैं तब भी पॉजिटिव होता है, और नीचे आते हैं तो निगेटिव वैल्यू होता है, और लेफ्ट जाते हैं तो निगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहां पर भी देखिएगा कि माध्यम में जो वेव उत्पन्न हो रहा है ये एक बार ऊपर जा रहा है और एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस तरह से जो है तरंग का संचरण होता है। तरंग के संचरण की दिशा क्या हो रही है, वो आगे की ओर तरंग की संचरण हो रही है। लेकिन अगर हम कणों का दिशा देखें, कणों में जो कंपन की दिशा है वो कहां हो रहा है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। जब ऊपर होता है तो उसको प्लस कहते हैं, और जब नीचे वेव होता है तो उसको माइनस कहते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो प्लस में जाता है, मैक्सिमम जो पॉइंट, इस जो कह सकते हैं इसको लंबवत जो लाइन है, इसके मैक्सिमम जो हाइट पर जा रहा है जो पॉइंट, इसको कहते हैं श्रृंग, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, और नीचे जो जाता है उसको कहते हैं ट्रफ। हम कह सकते हैं श्रृंग क्या है, तो धनात्मक दिशा, धनात्मक किधर है तो ऊपर है, तो जो पॉजिटिव दिशा में माध्यम के कणों के अधिकतम विस्थापन को श्रृंग कहते हैं।
क्या कहा कि जो माध्यम है, मान लेते हैं ये एक परपेंडिकुलर लाइन जो है, इसमें जो मैक्सिमम धनात्मक दिशा में जो ऊपर की ओर जा रहा है कण, उसको कहते हैं हम लोग श्रृंग, और जो निगेटिव दिशा में मैक्सिमम जाएगा उसको कहेंगे हम लोग गर्त। तो यहां पर धनात्मक दिशा में याद रखिएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में माध्यम के कणों का अधिकतम विस्थापन जो होता है वो श्रृंग के रूप में होता है, और ऋणात्मक दिशा में निगेटिव डायरेक्शन में जो माध्यम जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो गर्त कहलाता है, जिसको कि अंग्रेजी में ट्रफ कहते हैं और श्रृंग को अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो हमने कहा कि जो अनुप्रस्थ तरंग होता है उसमें क्या हो रहा है हमारा कि श्रृंग और गर्त के रूप में जो है तरंग का संचरण होता है ना, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वह तरंग संचरण की जो दिशा होती है उसके वर्टिकल होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है केवल ऐसे माध्यम में आगे बढ़ते हैं, जो ट्रांसवर्स वेव है वह सिर्फ ऐसे मीडियम में आगे बढ़ेगा जो दृढ़ होता है। दृढ़ मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसको रिजिड। जो रिजिड मीडियम है उस रिजिड मीडियम में क्या करता है, वह आगे बढ़ता है। अर्थात अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में, याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग जो है वह किस में चलेगा, तो सॉलिड में चलता है। अनुप्रस्थ तरंग किस में चलता है, तो केवल सॉलिड में बढ़ता है या फिर तनाव युक्त डोरियों में। ठीक है, जो अनुप्रस्थ तरंग है उसमें जो मीडियम है उसमें जो है हम कह सकते हैं कि केवल ठोस और तनाव युक्त डोरी, मतलब कोई डोरी है जिसमें कि टेंशन है, जो खींचा हुआ डोरी है उसमें बढ़ेगा, या फिर द्रव के पृष्ठ पर, क्योंकि पता है कि द्रव के पृष्ठ पर जो है वह ऑब्वियस है सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन के बारे में हम बताए हैं। द्रव के पृष्ठ पर क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, और सरफेस टेंशन की वजह से द्रव का जो ऊपरी सतह है उसमें खिंचाव बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और खिंचाव बल के कारण जो ऊपर वाला सतह है वह एक रिजिड माध्यम की तरह काम करने लगता है। इसीलिए कहता है कि द्रव जो है, लिक्विड जो है, उसके जो पृष्ठ हैं उस पर हम ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं, ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्पन्न की जा सकती है, तरलों में नहीं, मतलब जो द्रव के अंदर, याद रखिएगा इनसाइड लिक्विड और इन गैस, जो गैस है उसमें हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और जो हमारे पास लिक्विड के अंदर है उसको में हम उत्पन्न नहीं कर सकते। अब याद रखिएगा कि भूकंपीय एस तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। हम भूकंपीय तरंगों के बारे में भी आगे जिक्र करेंगे, तो फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि जो भूकंपीय तरंगे होती है वह क्या होती है, तो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती है। आगे हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। समझिएगा अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है। यहां पर हमने देखा कि जो ऊर्जा संचरण या तरंग ऊर्जा संचरण की जो दिशा है उसके लंबवत कणों का विस्थापन हो रहा है, मतलब उसके लंबवत जो है पार्टिकल्स जो है, जो कण है वो कंपन करते हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है इसमें कण क्या होता है, जैसे कि स्प्रिंग समझ लीजिए, अगर हम स्प्रिंग को इस तरह से दबाते हैं तो दबाने के बाद जब हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो आगे होगा फिर पीछे होगा, फिर आगे होगा फिर पीछे होगा। तो यहां जो वेव है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, और जो पार्टिकल्स भी हैं वह भी सामने की ओर चल रहा है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसको कि हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, इसमें तरंग ऊर्जा का जो संचरण होता है उसी दिशा में कण जो होते हैं विस्थापित होते हैं। क्या कहा हमने, तो हमने कहा कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसके अंतर्गत ऊर्जा संचरण की जो दिशा होती है वही दिशा पार्टिकल्स के कंपन होने की दिशा होती है। तो यहां पर वही चीज हमने मेंशन किया है कि वे तरंगे जिसमें मीडियम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, जिधर तरंग जा रहा है उसी के आगे पीछे वो पार्टिकल्स जो है कंपन करेगा। जैसे कि स्प्रिंग की बात करते हैं, ठीक ना, तो उस प्रकार का जो तरंग होगा क्या कहलाएगा, आपका अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाएगा। अब याद रखिएगा भूकंपीय पी तरंगे जो है, भूकंपीय प्राइमरी वेव्स जो है,
वो क्या कहलाता है आपका? अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। और ये जो भूकंपीय एस तरंग है, मतलब सेकेंडरी वेव जो है भूकंप का, वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये उदाहरण याद रखिएगा, इसके बारे में हम अगले कुछ वीडियो में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, मतलब जिधर वेव चल रहा है, तरंग ऊर्जा चल रही है, उधर ही पार्टिकल्स में कंपन हो रहा है। तो इसी प्रकार का जो तरंग होगा वो क्या कहलाएगा? आपका अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगा। अब बात करते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग किसमें चलता है। तो ये तरंगे संपीड़न विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। यहां पर क्या था हमारे पास? तो यहां पर श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। श्रृंग मतलब सबसे अधिक विस्थापन और गर्त मतलब सबसे अधिक निगेटिव में विस्थापन। पॉजिटिव में विस्थापन होगा तो श्रृंग कहलाएगा और निगेटिव में विस्थापन होगा तो गर्त ट्रफ कहलाएगा। यहां पर जो तरंग है, यहां पर कहता है संपीड़न मतलब कंप्रेशन, विरलन मतलब रिफ्रैक्शन के रूप में गमन करता है। मतलब एक बार संकुचित होगा, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? संकुचित होना। संकुचित होगा मतलब संकुचित होने का अर्थ है दबने का। और एक बार क्या होगा? विरलन होगा मतलब वो फैल जाएगा। एक बार वो फैलेगा, एक बार वो सिकुड़ेगा, एक बार वो फैलेगा और एक बार सिकुड़ेगा। जैसे स्प्रिंग में हम देखते हैं, जैसे हमने दबाया वो सिकुड़ गया, मतलब कंप्रेशन हो गया उसके अंदर। जैसे ही हमने छोड़ा क्या हो गया? विरलन हो गया, मतलब रिफ्रैक्शन हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं वो विरलन और संपीड़न के रूप में आगे की ओर बढ़ती है, याद रखिएगा। और ये तरंगे ठोसों में और तरल, जो लिक्विड है, तरल का मतलब होता है फ्लूइड। फ्लूइड कौन कौन सा होता है? जिसमें कि आपका क्या आता है? लिक्विड आता है, जिसमें आपका गैस आता है। ठीक है, तो लिक्विड और गैस दोनों में ये चल सकता है और साथ ही साथ ठोस में भी यह तरंग जो है संचारित हो सकती है। इस तरंग का जो उदाहरण है वो है अर्थक्वेक का प्राइमरी वेव। ठीक है, प्राइमरी वेव जो है वह इसी प्रकार का तरंग होता है, अनुदैर्घ्य प्रकार का तरंग होता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं जो कणों का विस्थापन है, जो कणों के कंपन की दिशा है, क्या हो रहा है? एक पार्टिकल, जैसे कि मान लीजिए इसमें हमने टक्कर मारा तो एक कण दूसरे कण को एनर्जी दिया, फिर वो वापस अपने माध्य स्थिति में आ गया, फिर वो अगले को दिया, अगला अगले को दिया, अगला अगले को दिया। इस तरह से क्या हो रहा है कि आगे ये कम पार्टिकल्स मान लेते हैं, ये क्या है? हमारा पार्टिकल्स है। तो ये एक बार आगे बढ़ेगा, फिर पीछे होगा, दोलन कर रहा है, फिर आगे पीछे होगा, फिर दोलन करेगा, फिर आगे होगा, फिर पीछे आएगा, दोलन कर रहा है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? कणों का जो कंपन की दिशा है वो सामने की ओर है और तरंग संचरण, जो वेव ट्रांसमिशन की जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि संपीड़न और विरलन क्या होता है। तो क्या हुआ? एक बार जब सब एक साथ होगा तो क्या होगा? संपीड़न की स्थिति होगी, संपीड़न की स्थिति होगी, उसके बाद क्या होगा? विरलन की स्थिति हो जाएगी, जहां पर कि पार्टिकल्स क्या होंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जब संपीड़ित होता है, जब इसको हम दबाते हैं, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, तो यह पार्टिकल क्या होगा? इसका संपीड़ित होगा। तो संपीड़न के केस में क्या होता है कि वॉल्यूम जो है, जो आयतन है, जब इसको हम दबाएंगे तो इसका आयतन क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? साथ ही साथ क्या होगा? इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। डेंसिटी जो है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा? इसके अंदर जो है वो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। कंप्रेशन के दौरान क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी बढ़ेगा और प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। याद रखिएगा, वॉल्यूम मतलब आयतन, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है, और प्रेशर मतलब दाब। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। कब? जब संपीड़न का केस आएगा तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा और डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ऑब्वियस है बढ़ेगा और साथ ही साथ क्या होगा? उसके अंदर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। लेकिन सेम इसके जस्ट अपोजिट जब विरलन का केस होता है, जब रिफ्रैक्शन होता है, तो क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगा और प्रेशर भी इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी भी कम होगा और प्रेशर भी इसके अंदर कम हो जाएगा। कब होगा? तो ये विरलन के केस में होगा, रिफ्रैक्शन के केस में होगा। क्या होगा? जब एक बार पार्टिकल्स एक बार नजदीक आएंगे, फिर क्या होंगे? एक बार दूर हो जाएंगे।
पार्टिकल्स जब नजदीक आएगा तो कंप्रेशन का केस बनेगा, और जब पार्टिकल्स दूर हो जाएगा तो वो विरलन का केस बनेगा। मतलब विरलन का अर्थ हो गया कि वो रिफ्रैक्शन का केस बनेगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से यांत्रिक तरंगें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और समझदारी से काम लीजिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।